आज हम पहले चैप्टर पर चलते हैं, फोर्स एनालिसिस, बल विश्लेषण। जैसा मैंने कल बताया था कि बल किसे कहते हैं। बल वह बाह्य कारक या धक्का है जो किसी पिंड पर लगाने पर पिंड के स्थान में परिवर्तन कर दे अथवा परिवर्तन करने की प्रवृत्ति में कर दे, उसे हम बल कहते हैं। बल के कई रूप होते हैं। जैसे एक हमने क्यूबॉइड बनाया हुआ है, एक घनाभ है। इस घनाभ पर हमने बहुत से बल प्रदर्शित कर रखे हैं। तो बेसिकली दो प्रकार के बल होते हैं। एक होता है समतलीय बल यानी को प्लानर सिस्टम ऑफ फोर्स, और दूसरा होता है असमतलीय बल निकाय यानी नॉन को प्लानर सिस्टम ऑफ फोर्स। तो इस क्यूबॉइड के ऊपर 6 फलक है, 1 2 3 4 5, नीचे से 6 फलकों पर अलग अलग दिशाओं में बल लग रहे हैं। तो अब मैं दिखा रहा हूँ पहले को प्लानर कंकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स। को प्लानर कंकरेंट मतलब एक तल पर संगामी लगने वाले बल। तो एक तल पर कौन कौन से संगामी लग रहे हैं, देखिए ये है आपका 2, ये है आपका संगामी, ये 6 और ये 7, 2 6 7, ये तीनों समतलीय संगामी बल निकाय कहलाएंगे। इसी प्रकार एक तल पर एक दिशा में लगने वाले बल समतलीय समदिश समानांतर बल। तो एक समतल पर देखिए ये आपका 2 इधर लग रहा है और 4 भी इधर ही लग रहा है। तो इस समतल पर लगने वाले 2 और 4 बल जो हैं ये समतलीय समदिश समानांतर बल हो गए। इसी प्रकार को प्लानर अनलाइक पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स माने समतलीय असमदिश समानांतर बल। तो ये विभिन्न तलों पर असमदिश विभिन्न दिशाओं में माने असमानांतर लगेंगे। तो ये देखिए ये 2 और 4 तो थे ही थे इस तल पर, और ये देखिए आपका हो गया 8, कहाँ है 8, ये समतलीय असमदिश समानांतर। इसी तल पर 3 बल लग रहे हैं, 2 4 और 8। 2 इधर की ओर है, 1 इधर की ओर है। तो ये आपका 2 4 8 ये समतलीय असमदिश समानांतर हो गया। इसी प्रकार अब इधर आ जाइए, ये असमतलीय बल निकाय। असमतलीय में फिर उसी प्रकार से हो जाएंगे नॉन कोप्लानर कंकरेंट, विभिन्न तलों पर असंगामी। जैसे आपका 1 2 3, ये देखिए 3 तल पर लग रहे हैं। तो ये तीनों जो हैं आपके असमतलीय संगामी बल निकाय हो गए। इसी प्रकार 11 12 13, 11 12 13 ये 3 दिशाओं में लग रहे हैं और 3 तल पर लग रहे हैं, इसलिए ये तीनों जो है ये असमतलीय संगामी बल निकाय हो गए। इसी प्रकार असमतलीय समदिश समानांतर, असमतलीय समदिश समानांतर। तो ये देखिए ये 8 लग रहा है इधर इस तल पर और 5 लग रहा है इस तल पर इधर की ओर। तो ये क्या हुआ, ठीक है। तो कहाँ गए, नॉन कोप्लानर लाइक पैरेलल, समतलीय असमतलीय और समदिश समानांतर। तो ये 2 तल अलग अलग हैं लेकिन दिशाएं इनकी दोनों की पैरेलल हैं। तो ये 5 और 8 जो है ये आपका असमतलीय समदिश समानांतर बल हो गया। इसी प्रकार ये देखिए 3 9 10, 3 और ये देखिए 9 इस तल पर लग रहा है और 10 इस तल पर लग रहा है। तीनों समानांतर हैं लेकिन तीनों 3 तल पर हैं, इसलिए तीनों असमतलीय समदिश समानांतर। 3 9 10 असमतलीय समदिश समानांतर हो गए। इसी प्रकार असमतलीय असमदिश समानांतर, असमदिश मतलब विभिन्न दिशाओं में। तो ये क्या 4 और 5, ये देखिए 5 ये है और 4 ये है। ये 2 दिशाएं अलग अलग हैं, इधर है एक इधर है, लेकिन तल भी अलग अलग हैं। तो ये दोनों जो है असमतलीय असमदिश समानांतर। इसी प्रकार 9 और 14
14 इस तल पर है, 9 इस तल पर है, तो 9 और 14 ये दोनों असमतलीय असमदिश समानांतर हो गए। असमदिश असमतलीय समानांतर, नॉन कोप्लानर अनलाइक पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स इसलिए कहते हैं कि बल एक हो या एक से अधिक हो, उसको हम बल या बल निकाय ही बोलते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं, बलों में कई नियम है आपके। पहला है आपका, पहले बलों के बारे में जानिए। बल कई प्रकार के और होते हैं, जैसे ये एक आपका हो गया परिणामी बल। तो परिणामी बल किसे कहते हैं, ये देखिए आपके पास आ गया इसमें परिणामी बल। परिणामी बल किसे कहते हैं, यदि किसी पिंड पर कई बल कार्यरत हैं, यदि किसी पिंड पर कई बल कार्यरत हैं, तो पिंड पर लगने वाला वह सरल बल जो उनके मिश्रित प्रभाव को प्रदर्शित करे, उसे हम परिणामी बल कहते हैं, यानी रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। अगर एक ही तल पर, एक ही पिंड पर 10 बल लग रहे हैं, मान लीजिए 5 एक दिशा में लग रहे हैं, 4 दूसरी दिशा में लग रहे हैं, तो उनका मिश्रित प्रभाव क्या होगा, 5 में से 4 गया 1, तो क्या होगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो मिश्रित प्रभाव जो प्रदर्शित करे बल, वही आपका परिणामी बल कहलाता है। यदि किसी पिंड पर कई बल कार्य कर रहे हों, तो पिंड पर लगने वाला वह सरल बल निकाय जो उन सभी बलों के मिश्रित प्रभाव को प्रदर्शित करे, परिणामी बल कहलाता है। ठीक है। अब इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरा बल होता है साम्यक बल। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियंट फोर्स। ये किसे कहते हैं, यदि किसी पिंड पर बहुत से बल कार्यरत हैं, तो पिंड पर लगने वाला वह सरल बल जो बलों के मिश्रित प्रभाव को शून्य कर दे, मिश्रित प्रभाव प्रदर्शित करे, उसको परिणामी बल कहते हैं। जो मिश्रित प्रभाव को शून्य कर दे, साम्यक बल कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि परिणामी बल के प्रभाव को शून्य करने वाला बल साम्यक बल कहलाता है। ठीक। एक चीज़ और पहले छूट गया था, कंसेप्ट ऑफ टाई एंड स्ट्रट। कंसेप्ट ऑफ टाई एंड स्ट्रट, यद्यपि इसकी ज़रूरत अंतिम चैप्टर में आएगा, लेकिन इसको जानकारी होना चाहिए तनन एवं प्रणोद क्या होता है। आप देखे होंगे आपके वर्कशॉप में जो ऊपर कैंची बनी हुई है, जिसके ऊपर शेड रखा जाता है, तो उसमें बहुत से ऐसे ऐसे आड़े तिरछे सब मेंबर्स लगे होते हैं, छड़ लगे होते हैं ना सब, तो उन्हीं को बोलते हैं हम अवयव, उसी को कंपोनेंट बोलते हैं। वो जो आड़े तिरछे लगे होते हैं उन्हीं को हम अवयव बोलते हैं। तो यदि किसी अवयव पर टेंसाइल फोर्स काम कर रहा है, यानी तनन बल काम कर रहा है, तो उस अवयव को टाई कहते हैं। और अगर उसी पर संपीड़न बल काम करने लगे तो उसको हम स्ट्रट कहने लगेंगे, कंसेप्ट उसका चेंज हो जाएगा। यानी इसको हमने दिखा दिया, अगर इस पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो इसको हम स्ट्रट बोलेंगे, इसी अवयव को, और अगर इसी पर अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो इसी अवयव को हम टाई बोलेंगे। तो ये कंसेप्ट इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आपको अंतिम चैप्टर में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब आ जाइए, बल के बारे में हमने पहले डिफाइन कर दिया। अब बल के नियम हैं। बल का नियम एक आपका त्रिभुज का नियम है। त्रिभुज का नियम देखिए, अलग अलग किताब आप पढ़ेंगे तो अलग अलग आएगा आपको सुनने में, लेकिन इसमें हम जस्टिफाई करेंगे कि ये सही है। कैसे सही है? इसमें कह रहा है कि यदि किसी पिंड पर 2 बल कार्यरत हैं, 2 बल कार्यरत हैं और दोनों किसी त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा परिमाण एवं दिशा में निरूपित किया जा सके, तो त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा उसके परिणामी को प्रदर्शित करेगी जिसकी दिशा चक्रीय क्रम के विपरीत होगी। ठीक है। यदि किसी पिंड पर 2 बल कार्यरत हों और उन्हें परिमाण एवं दिशा में किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली भुजाओं द्वारा परिमाण एवं दिशा में निरूपित किया जा सके, तो उसको बंद करने वाली भुजा जो है उसके परिणामी को प्रदर्शित करेगी जिसकी दिशा चक्रीय क्रम के विपरीत होगी। ये तो आपका त्रिभुज का नियम है। ठीक है। अब इसी का एक विलोम भी होता है। ये देखिए विलोम आ गया। विलोम क्या कहता है? विलोम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज पर 2 बल कार्यरत हों और उन्हें किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं द्वारा परिमाण एवं दिशा में प्रदर्शित किया जा सके, तो त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा उसके परिणामी को प्रदर्शित करती है।
जिसकी दिशा चक्रीय क्रम के अनुरूप होती है और पिंड संतुलन में होता है। इसकी विशेषता है कि जब संतुलन में होगा तभी ये त्रिभुज का नियम का विलोम कहलाएगा। यानी यदि किसी पिंड पर यदि दो बल कार्यरत हैं, उन्हें किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा परिमाण एवं दिशा में निरूपित किया जा सके तो त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा उसके परिणामी को प्रदर्शित करेगी, जिसकी दिशा चक्रीय क्रम के अनुरूप होगी और पिंड संतुलन में होगा। ये आपका त्रिभुज का नियम है। इसी प्रकार आपको बहुभुज का भी नियम है। बहुभुज के नियम में भी यही चीज़ है। यदि किसी पिंड पर बहुत से बल कार्यरत हैं और उन्हें किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा परिमाण एवं दिशा में व्यक्त किया जाए तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा उसके परिणामी को प्रदर्शित करती है, जिसकी दिशा चक्रीय क्रम के विपरीत होती है। ये विपरीत हो गई, ये बहुभुज का नियम है। अब बहुभुज के नियम का भी विलोम होता है। ये है, ये क्या कहता है कि यदि किसी पिंड पर बहुत से बल कार्यरत हों और उन्हें किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा परिमाण एवं दिशा में प्रदर्शित किया जा सके तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा उसके परिणामी को प्रदर्शित करती है, जिसकी दिशा चक्रीय क्रम के अनुरूप होती है और पिंड संतुलन में होता है। ये आपका बहुभुज का नियम का विलोम हो गया। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा डेरिवेशन के रूप में आ जाएगा। पहले तो आपका है समानांतर चतुर्भुज का नियम। समानांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है? समानांतर चतुर्भुज का नियम कहता है कि यदि किसी पिंड पर दो बल कार्यरत हों और उन्हें किसी समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा, आसन्न मतलब कंकरेंट भुजाओं द्वारा परिमाण एवं दिशा में निरूपित किया जा सके तो इनका परिणामी इनके कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण, ये समानांतर चतुर्भुज है तो इसका कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण के बराबर होता है। ये अगर ये P और Q किसी थीटा डिग्री पर कार्यरत हैं तो इनका परिणामी R इनके कटान बिंदु से होकर जाने वाले, एक विकर्ण ये भी है लेकिन ये कटान बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण नहीं है बल्कि इनके कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण के बराबर होता है, जिसका मान बराबर होता है P स्क्वायर R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक है। ये तो हो गया आपका ये यदि किसी पिंड पर दो बल कार्यरत हों और उन्हें किसी समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा परिमाण एवं दिशा में प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी उनके कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होता है। यानी R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अब इसको ड्राइव करेंगे, ये कैसे आता है? तो इसको ड्राइव करने का ये है तरीका कि ये आपका मान लीजिए ABCD चतुर्भुज है, थीटा डिग्री पर दो बल PQ काम कर रहे हैं तो हमने AB को आगे बढ़ाया, C से इस पर लंब डाल दिया, मान लीजिए ये बिंदु M है। ठीक है। तो CM लंब डाल दिया तो अब PA है तो PA भी हो जाएगा। ठीक है। अब त्रिभुज CBM में ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। दो समानांतर को एक तिरक रेखा काट रही है तो ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो त्रिभुज CBM में CM बराबर क्या हो जाएगा? CM का मान अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा? लंब बट्टा कर्ण बराबर साइन ऑफ दिस। तो यानी लंब बराबर कर्ण साइन ऑफ दिस, यानी BC साइन थीटा, BC साइन थीटा। इसी प्रकार CBM में ही BM बराबर क्या हो जाएगा?
आधार बट्टा कर्ण बराबर कास थीटा। तो आधार क्या होगा बी एम, तो बी एम बराबर क्या हो जाएगा पी कास थीटा, यानी बी सी कास थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं त्रिभुज सी ए एम। सी ए एम क्या है, त्रिभुज सी ए एम में ये एक समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, एम का वर्ग प्लस सी एम का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। अब ए सी को हम डिनोट कर रहे हैं आर के द्वारा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम। सी एम बराबर क्या निकल के आया है बी सी साइन थीटा। बी सी साइन थीटा का स्क्वायर अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए एम बराबर क्या है, ए एम बराबर ए बी प्लस बी एम। ए बी प्लस बी एम, इसको हम लिख देंगे ए बी प्लस बी एम का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 2 बी बी एम। ठीक, अब इसका मान रखिए बी सी स्क्वायर क्या हो गया, बी सी बराबर है आपका पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी स्क्वायर बराबर क्या है ए बी क्यू स्क्वायर प्लस बी एम बराबर बी सी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 क्यू बी एम पी कास थीटा। इन दोनों को एक साथ ले लीजिए तो क्या होगा बी सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कास थीटा। ठीक है, अब बराबर इसका मान तो हो जाएगा 1, ये बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कास थीटा आर स्क्वायर बराबर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कास थीटा। ये हो गया। ये क्या है इसका परिमाण, परिणामी का परिमाण। ठीक है, अब इसकी दिशा क्या होगी, मान लिया कि ये इससे अल्फा डिग्री पर जा रहा है, दिशा इसकी ए बी से अल्फा डिग्री पर है। तो त्रिभुज सी ए एम में, त्रिभुज सी ए एम में क्या होगा tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, tan अल्फा बराबर लंब क्या है सी एम बटा आधार क्या है ए एम। ठीक है, और ए एम बराबर क्या है ए बी प्लस बी एम। सी एम बटा ए बी प्लस बी एम। इन दोनों का मान यहाँ से निकालेंगे, सी एम बराबर ए बी प्लस बी एम है ना ये, तो सी एम बराबर क्या है बी सी साइन थीटा, बी सी साइन थीटा बटा ए बी बराबर क्यू प्लस बी एम बराबर बी सी कास थीटा इज इक्वल टू, ये tan अल्फ़ा का मान निकाल रहे थे, तो बी सी साइन थीटा बराबर क्या हो गया बी सी बराबर पी साइन थीटा बटा क्यू प्लस पी
कास थीटा। इसलिए अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स पी साइन थीटा बटा क्यू प्लस पी कास थीटा। ये क्या हो गया, इसकी दिशा हो गई, परिणामी का परिमाण एवं दिशा, ये निकल गया। तो आपको सवाल में जब आएगा तो सवाल में ये दो पी क्यू का मान दिया होगा, इनके बीच का कोण दिया होगा, आपको ये चीज़ें पूछ सकता है कि परिणामी का परिमाण निकालिए, उसकी दिशा ज्ञात करिए। तो ये आपको पूरा, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है।